गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आर एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जहांगीर और आज इस सेशन में हम 6 मार्च के इंपॉर्टेंट न्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक बार नज़र डाल लेते हैं हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम एमसेंड से रिलेटेड आर्टिकल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। काफ़ी ग्रेट डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। इलीगल माइनिंग क्या होती है, सैंड माइनिंग क्या हो सकती है, आगे क्या क्या उपाय हो सकते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड सेफ्टी वाला इशू। ये भी काफ़ी बार न्यूज़ में आज एक दो बार हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसको हम रिवाइज कर लेंगे। ह्यूमन सेफ्टी का इशू, उसके बाद हम कंज्यूमरिज्म से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आत्मनिर्भर भारत में ट्रेड क्यों इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद PLI स्कीम और फ्यूल इकोनॉमिक। तो हमारा फोकस मेन ये रहेगा किस तरह से राजस्थान में जो अभी पेट्रोल प्राइस 100 के ऊपर भी क्रॉस कर गए थे, तो क्या किस तरह से पेट्रोल प्राइस निर्धारित की जाती है इंडिया में। अगर कस्टमर को कम पैसे चुकाने पड़े तो क्या करना होगा। तो इस तरह हम फ्यूल इकोनॉमिक्स डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल हम विमेन सेफ्टी से रिलेटेड देख लेते हैं। तो अभी जो राजस्थान पुलिस की जो क्राइम ब्रांच शाखा है, उसने अपने जो डेटा का कुछ विश्लेषण किया और उन्होंने क्या पाया कि जो दुष्कर्म के जो मामले होते हैं उनमें लगभग 90% मामलों में जो आरोपी होते हैं वो पीड़ित के रिश्तेदार या परिचित होते हैं। साथ में उन्होंने ये क्या पाया कि लगभग जो 36% मामले होते हैं वो पीड़ितों के घर या तथा जो 11% मामले होते हैं वो आरोपियों के घर निवास पर हुए। और ज़्यादातर स्थिति में पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को पहले से जानते थे। तो इससे आपको क्या देखने में मिल रहा है। इससे हमें दिख रहा है कि घर की देरी में भी अस्मत सुरक्षित नहीं, क्योंकि 90% मामलों में अपने ही हैवान बने हैं। तो जब हम विमेन सेफ्टी की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या एड्रेस करना पड़ेगा। हमें एड्रेस करना पड़ेगा, फैमिली में अवेयरनेस होनी चाहिए कि मतलब किस कारण से नॉर्मली फैमिली में अगर इस तरह के कुछ क्राइम होते हैं तो उनको रिपोर्ट नहीं किया जाता कि फैमिली की बदनामी होगी, कई सारे होते हैं। लेकिन क्या इन सब के बीच में उस जो गर्ल्स चाइल्ड होती है या जो विमेन होते हैं उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो हमें कुछ इस तरह का सोचना पड़ेगा जहां पर हम जो अपनों के द्वारा बलात्कार किए जाते हैं उनको एड्रेस कर सकें। जैसे बच्चों के लिए क्या है, शी बॉक्स है, पेंसिल पोर्टल है, लेकिन क्या जो फैमिली के लिए जो फैमिली मेम्बर्स के द्वारा रेप के केसेस होते हैं तो उनको एड्रेस करने के लिए अभी कुछ नहीं है। तो कुछ इस तरह का एनोनिमस सिस्टम हो जिसमें मतलब फैमिली की आइडेंटिटी भी ना पता चले, लेकिन साथ में पीड़ित को भी न्याय मिल सके। तो इस तरह का हमें कुछ फाइंड आउट करना पड़ेगा वे। और क्या इसमें देखने को मिला कि जो 31% जो पीड़िताएं थी वो नाबालिग थी। इसका मतलब हमारे जो 1/3 जो केस हो रहे हैं रेप के वो नाबालिगों के साथ हो रहे हैं। तो मतलब कि उनको अलग से प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। उसके अलावा क्या फाइंडिंग आई है कि 48% आरोपी मजदूर होते हैं। तो आप इसमें अलग डिबेट देख सकते हो कि दिशाहीन युवा, मतलब 70% आरोपी 18 से 30 साल के। तो क्या कहीं मतलब कुछ लेक कर रहे हैं हम, मेरे सामने हम लेक कर रहे हैं सेक्सुअल एजुकेशन। मतलब कि जिस तरह से पोर्नोग्राफी का कल्चर बढ़ गया तो मतलब लोगों में जो उत्सुकता होती है सेक्स से रिलेटेड, वो इश्यू हमारे समाज में अच्छे से डिस्कस नहीं किया जाता। तो इनकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज में रेप भी बढ़ रही है। तो जब तक हम सेक्सुअल जो एजुकेशन है उसको प्रॉपर एड्रेस नहीं करेंगे कि हाँ ये चेंजेस होते हैं, ये ऐसे कुछ होता है, तो तब तक इस तरह के वो भी मतलब सेक्सुअल एजुकेशन भी एड्रेस करने का एक पार्ट है हमारा, अगर हम रेप को कम करना चाहते हैं। उसके अलावा हम क्या देख सकते हैं कि एक डिबेट चलती है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल होना चाहिए। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, जो मजदूर होते हैं या जो कई सारे हैं वो युवा हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेक्सुअल जो नीड होती है क्या उसकी वजह से कुछ हो रहे हैं अपराध। तो इस पर एक वाइडर डिबेट हमेशा चलती रहती है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल बना देना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं उस इशू में नहीं जाऊँगा, लेकिन हमें सोचना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो आरोपी जो हमारे रिश्तेदारों के द्वारा रिश्तेदारों के द्वारा जो रेप होते हैं उसके लिए हमें कुछ अलग से सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, ताकि उसमें जो पीड़ित बच्ची महिला वो किसी न किसी प्रकार से रिपोर्ट करे। वो इस डर से नहीं कि उसके फैमिली की इज्जत घट जाएगी। तो कहीं ना कहीं से जो केस दबा दिया जाता है घर वालों के द्वारा, तो हमें इस इश्यू को एड्रेस करना पड़ेगा। और इस मुद्दे पे पुलिस ने कौन सा कैंपेन चलाया था, आवाज कैंपेन। तो आवाज कैंपेन किससे रिलेटेड है, आवाज कैंपेन वही रेप के मामलों से रिलेटेड है। चलते हैं आगे। अभी लास्ट ईयर की न्यूज़ देखिए। तो
लास्ट ईयर जब ये एनसीआरबी का डेटा आया था, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो का, तो उसने राजस्थान को वन ऑफ द टॉप स्टेट में रखा था। टॉप तो इसमें था कि जो 2018 का इनका डेटा लिया इन्होंने और 2019 का इन्होंने डेटा लिया, तो जो 2018 और 2019 का जो एनसीआरबी के डेटा में इन्होंने पाया कि लगभग जो क्राइम रिपोर्ट होते हैं विमेन के अगेंस्ट, उनमें लगभग 50% बढ़ोतरी हो गई। तो भाई इतना ऐसा अचानक चमत्कार क्या हो गया कि यार, फिर उसके बाद ऐसा बोला गया कि जयपुर रेप कैपिटल हो गई। तो ऐसा गहलोत सरकार आने के बाद ऐसा अचानक से हमारे यहाँ पे 50% केस कैसे बढ़ गए विमेन्स के अगेंस्ट? तो इसका कारण था क्योंकि जब से नई गवर्नमेंट आई तो उसने इंश्योर किया, क्योंकि जैसे ही नई गवर्नमेंट आई एक रेप केस हुआ था थानागाजी अलवर में, आपने सबने सुना होगा। उसके बाद थोड़ा सा काफ़ी पब्लिक प्रेशर बन गया था, तो उसके बाद सीएम साहब ने स्ट्रिक्ट निर्देश दे दिए थे कि ऐसे कि हर रेप केस में एफआईआर मैंडेटरी होनी चाहिए। तो जब अगर एफआईआर ज़्यादा रजिस्टर्ड होंगी तो ऑब्वियसली ऑन पेपर क्राइम ज़्यादा होंगे, क्योंकि इससे पहले भी क्राइम हो रहे थे विमेंस पे, लेकिन वो रिपोर्ट नहीं हो रहे थे, वो अंडर रिपोर्टेड थे। तो अब जब रिपोर्टिंग बढ़ गई तो जो एनसीआरबी के डेटा में उसमें राजस्थान में क्राइम भी बढ़ गए। अगर ओवरऑल राजस्थान की बात करें तो सेकंड आया था क्राइम अगेंस्ट विमेन में। हमारे यहाँ पर अगर 10 लाख की बात, पर लाख पॉपुलेशन की बात करूँ तो लगभग 110 केस विमेन के अगेंस्ट होते हैं। और सबसे खराब हालत किसकी है? विमेन्स क्राइम, जो विमेन्स के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उसमें असम की। अब सबसे बढ़िया बात कि राजस्थान में लोवेस्ट पेंडेंसी रेट विद पुलिस, मतलब हमारे यहाँ पर पुलिस के पास पेंडेंसी रेट बहुत कम है। हमारे यहाँ पर जो विमेन के अगेंस्ट क्राइम होते हैं उनको फटाफट से सुलझाया जाता है। तो ये हमारी प्रोएक्टिवनेस दिखाती है पुलिस, क्योंकि अब हम इसमें डीपर एंगल देखते हैं। तो मतलब जब तक पॉलिटिकल विल होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर आएगा, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर प्रेशर आएगा तो जनता की समस्याएं समाधान होंगी। तो पॉलिटिकल विल होना बड़ा जरूरी है। तो ये फिगर क्यों बढ़ी हमने देख लिया, क्योंकि अब एफआईआर करना मैंडेटरी हो गया है। उसके अलावा जो गवर्नमेंट ने क्या किया, डिकोय ऑपरेशन चलाया, चुपचाप पता किया कि देखें इस स्टेशन में एफआईआर लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं। तो इस तरह से पुलिस वालों पर प्रेशर बढ़ गया। उसके अलावा क्या किया, गहलोत सरकार ने ये अनाउंस कर दिया कि अगर आप थाने में रिपोर्ट करवाने जाते हैं और लोकल स्टेशन वाला रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, वहाँ का स्टेशन ऑफिसर हो गया, एसएचओ हो गया, ये रिपोर्ट नहीं लिखते हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट एसपी ऑफिस आकर रिपोर्ट कर सकते हो। लेकिन क्राइम रिपोर्ट होना चाहिए, तभी तो गवर्नमेंट कुछ कर पाएगी। और क्या किया हमने क्या किया, हमारी जो अभी नई सरकार है उसने क्या मैंडेटरी कर दिया कि एवरी कंप्लेंट, नॉट ओनली द रेप केसेस बट ऑल्सो द अदर क्राइम्स विच हैव टू बी रिपोर्टेड ऑन द क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। तो जो हर क्राइम होगा, अब जो हर कंप्लेंट होगी उसको जो है हमारा ऑनलाइन सिस्टम है, CCTNS पोर्टल है, उस पर रिकॉर्ड होना चाहिए। इससे हमें अपराधियों को ट्रैकिंग करने में आसानी मिलती है, इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, दूसरे स्टेट के साथ हम इस पोर्टल से कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। तो जो पोर्टल है जहाँ पर सारा क्राइम और क्रिमिनल का डेटा होता है, तो हर कंप्लेंट को इस पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। तो ये हमने देख लिया कि राजस्थान विमेन के मामले में, विमेन के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं उसमें टॉप क्यों करता है, और क्या क्या स्टेप राजस्थान गवर्नमेंट ने लिए हैं वो हमने देख लिया। उसके बाद चलते हैं विमेन ऑन बोर्ड। तो हम हमेशा डिस्कस करते हैं कि राजस्थान, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अभी लिंक्डइन की जो रिपोर्ट आई थी उसमें भी, कि 33% जो महिलाएं, 33% जो महिलाएं होती हैं उनको पुरुषों के बराबर वेतन नहीं मिलता। तो यहाँ पर आज एक रिपोर्ट आई है कि अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रहा है। किस मामले में, कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनके जो डायरेक्टर होते हैं उनमें महिला डायरेक्टरों की संख्या 6 साल में 2 गुनी हुई है। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है, अब लगभग 17% महिला डायरेक्टर होती है। और कमजोरी क्या है कि भारत में केवल 2% CEO और CFO महिला होती है। तब जहां ग्लोबली हम देखते हैं कि लगभग 4.5% CEO जो होती है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ एनी कंपनी, वो क्या होते हैं, विमेंस होती हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे हार्डली कितना होता है, 2% औरतें CEO का काम करती है। उसके अलावा जो CFO हो गए, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो भी जो ओवरऑल वर्ल्ड में हम देखेंगे तो लगभग 15% कंपनियों में आपको CFO कौन मिलेगी, विमेन। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, हार्डली 2%। उसके बाद अलावा एक छोटी सी न्यूज आई है कि पंजाब में बनेगा पनीर, बेसन, सलाद और ड्रिंक मिल्क डे। तो ये क्या हो रहा है कि अब जैसे जैसे कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं तो पंजाब सरकार क्या कर रही है कि बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाई जाए। तो बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वो क्या कर रहे हैं,
पनीर, मतलब जिस तरह से आंगनबाड़ी केंद्रों में वो सलाद डे स्टार्ट करवाने की, आज सलाद मिलेगा, आज पनीर मिलेगा, आज बेसन मिलेगा, आज लस्सी मिलेगी, तो मतलब कहीं ना कहीं जो पौष्टिक आहार है वो बच्चों को खिलाया जाएगा ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। तो राजस्थान भी कुछ ऐसा कर सकता है। अगला आर्टिकल हमारा फूड सेफ्टी एक्ट से है। तो अभी रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी राजस्थान सरकार है वो एक अधिनियम वो एक कानून लेके आ रही है जिसमें वो जो आईपीसी का सेक्शन 272 से 276 के बीच का अमेंडमेंट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि अब फूड सेफ्टी से रिलेट करने के लिए काफ़ी कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। तो जो नए लॉ आ रहे हैं उसमें क्या चेंजेस किए जा रहे हैं, उसमें अब अगर इस तरह का जो अपराध होगा उसको नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल बना दिया गया है। मतलब अब बेल मिलना मुश्किल होगी और तुरंत गिरफ्तारी की जा सकती है। तो ये हम अच्छे से पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। लेकिन वही है, इसमें एक लूप होल आ रहा है अभी भी कि अब शिकायत होने पर पुलिस और चिकित्सा विभाग के खाद्य अधिकारी दोनों मतलब जाएंगे वहाँ पे। तो मतलब एक कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये मतलब ओवरलैपिंग हो गया कि कौन किसकी बात मानी जाएगी। तो ये अभी लॉ में क्लियर नहीं है। सजा हमने देखी थी कि अगर कोई हीनियस क्राइम माना जाएगा, जो हमारे कोई प्रोडक्ट हो गया जो हमारी हेल्थ को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है, तो उस जो मेडिसिन हो गई, तो उस केस में क्या होगा, सजा 3 साल से आजीवन कारावास और 50,000 का जुर्माना हो सकता है। और नॉर्मली अगर मिस ब्रांड है या सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है तो क्या हो सकती है, 1 से 7 साल की सजा और 10,000 जुर्माना। तो सेम चीज़ खाद्य पदार्थ में और दवा में, ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया था। चलते हैं आगे। तो मतलब ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि एक को भी सजा नहीं हुई, बेखौफ मिलावट खोर। तो मतलब 10 साल हो गए हमारे फूड सेफ्टी एक्ट को आए हुए, लेकिन ये अभी क्या था, बेलेबल ऑफेंस था, तुरंत बेल मिल जाती थी। तो इनको कुछ बेल तुरंत मिल जा रही थी तो एक्ट का पर्पस सोल्व नहीं हो रहा था। तो अब यही किया गया है कि इसको अब नॉन बेलेबल बना दिया गया है। अब इनको जमानत मिलना बड़ी मुश्किल हो जाएगी मिलावटखोरों को। अगला आर्टिकल, आत्मनिर्भर भारत यानी विदेश व्यापार में वृद्धि। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो ये आत्मनिर्भर भारत लॉन्च किया गया तो नॉर्मल लोगों के दिमाग में ऐसा है, अच्छा अरे हम सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, मतलब हम इंपोर्ट कम कर देंगे, एक्सपोर्ट कम कर देंगे, हम हमारी सारी चीज़ें खुद से करने लगेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब है कि हमारी जो सप्लाई चेन है उसमें इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़ा रहे हैं। ये हमने कल भी डिस्कस किया था कि आत्मनिर्भर भारत सिर्फ इंडिपेंडेंस से नहीं है, ये ग्लोबल में अपनी वैल्यू बढ़ाने, वैल्यू चेन में अपने प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए है। तो इससे हमारा इसमें कई सारे स्टेप लिए गए, रोजगार के लिए लिए गए, उत्पादन वृद्धि के लिए गए, किसानों के लिए लिए गए, सबके लिए गए, है ना। तो वही राइटर यही बोलते हैं कि अभी लोगों को यही लगता है कि विदेशों पर निर्भरता खत्म करना ही आत्मनिर्भर भारत है, जबकि ये गलत है, क्योंकि हम ऐसा कर ही नहीं सकते। मान लो इंडिया में यूरेनियम है ही नहीं, ओब्वियसली बहुत कम है, हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, सेंट्रल एशिया से हो गया, ऑस्ट्रेलिया से हो गया, कनाडा से हो गया। तो अब उनके पास है, हमारे पास नहीं है, तो ऑब्वियसली हमें जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या बिल्कुल आत्मनिर्भर हो सकते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो सकते हैं? इस मामले में नहीं हो सकते। अभी अब हमारे यहाँ पे खाद्यान्नों का बढ़िया मतलब प्रचुर उत्पादन हो रहा है। तो अगर हम उनको फिर तो मार्केट, अगर अच्छा सा उत्पादन हो रहा है तो ऑब्वियसली मार्केट प्राइस कम हो जाएगी। तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि हम हमारा जो प्रोड्यूस है उसको एक्सपोर्ट कर सके ताकि हमारे किसानों को अच्छे दाम मिल सकें। तो इस तरह से हम हमारी मतलब विदेशों पर निर्भरता बिल्कुल खत्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक तरह से जरूरी है। आयात और निर्यात हमारी जरूरत का हिस्सा है। अब जैसे मान लो अभी हमने ब्राजील का जो अमेजोनिया सैटेलाइट लॉन्च किया, तो क्या किया, इससे हमें एक आय प्राप्त हुई, ब्राजील ने कुछ पेमेंट किया होगा डॉलर में, तो इससे हमारी इनकम बढ़ी। तो ये सब भी आत्मनिर्भर भारत में ही आते हैं। अब दिक्कत ये होती है कि जो प्रोडक्ट हम खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन वो अगर चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, कहीं दूसरा स्टेट प्रोड्यूस कर रहा है, कोई दूसरा नेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो ये फिर आत्मनिर्भरता नहीं हुई। मान लो चीन क्या कर रहा है, अब चीन में तो गणेश जी नहीं, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। तो चीन में तो गणेश जी, लक्ष्मी जी ये नहीं पूजे जाते, चीन में तो काइट नहीं मनाए, काइट फेस्टिवल नहीं होता, चीन में तो पटाखे इतने नहीं चलाए जाते। तो क्या पर लेकिन हमारे यहाँ पे सारी चीज़ें कहाँ से आ रही है, सारी चीज़ें चीन से आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि चीन बिल्कुल अच्छे से मार्केट रिसर्च करता है। वो रिसर्च करता है कि दूसरे वाली कंट्री में क्या चाहिए, वो
करता है। अब ये ऐसे प्रोडक्ट है ना, हम खुद भी बना सकते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत का मतलब यही है कि जो हम खुद बना सकते हैं, हम दूसरों से इंपोर्ट क्यों करें। हम चीन से खिलौने क्यों लेके आए, हम खुद बना सकते हैं। हम चीन से देवी देवताओं की मूर्तियां क्यों लाएं, ये तो हम खुद बना सकते हैं। गणेश जी तो चीन में नहीं पूजे जाते, फिर हमारी मूर्तियां वहां से बन के क्यों आ रही है। तो ये सब चीजें आत्मनिर्भर भारत में जरूरी है। तो मतलब ऐसे उत्पाद जो हम खुद बना सकें, जिनमें किसी बड़ी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं पड़ती, बिना कोई खूब सारे पैसों की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो हम इंडिया में बना सकते हैं। और यही असली आत्मनिर्भर भारत है। अभी रिसेंटली इंडिया क्या हुआ कि 190 मिलियन टन दूध का जो रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुआ, उसके साथ इंडिया दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया। लेकिन फिर भी क्या हुआ, अगर हमें अब उत्पादन बढ़ गया तो एक्सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन जब हम मार्केट में एक्सपोर्ट करने जाते हैं हमारे मिल्क को वर्ल्ड मार्केट में, तो क्या मिलता है वहाँ, तो पहले से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के प्रोडक्ट हैं, दूध वाले, डेयरी वाले। तो ऐसा क्यों है? ऑब्वियसली उनके प्रोडक्ट सस्ते होंगे, इसलिए ज़्यादा बिक रहे हैं। तो अब हमें आत्मनिर्भर भारत में और अच्छा करने के लिए क्या ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है कि हम हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, हम हमारी उत्पादकता बढ़ाएं, ताकि जब हम विश्व बाजार में जाए तो हमारे प्रोडक्ट बिक सके। या फिर हम अगर कोई किसी प्रोडक्ट में हम हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ा पा रहे, तो फिर हमें स्विच कर लेना चाहिए। अच्छा, अगर मान लो हमारा गेहूँ विश्व बाजार में सस्ता नहीं बिक रहा है, तो ठीक है, हम गेहूँ नहीं उगाएंगे, कुछ और उगा लो। लेकिन कम से कम जो ओवर प्रोडक्शन हो रहा है उससे तो हम बच पाएंगे। तो इस तरह से हमें मार्केट में रिसर्च करने की ज़रूरत है। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा यूएसपी कहाँ है, हम कौन से प्रोडक्ट में एज ले सकते हैं बाकी नेशन से, वो सब चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और कहीं ना कहीं हमें हमारी उत्पादकता, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, या फिर किसी दूसरे प्रोडक्ट पर स्विच करना पड़ेगा। तो आत्मनिर्भर भारत की अगर सफलता की बात करें तो ये सफल कब होगा? ये सफल तभी होगा जब हमारी उद्यमिता और कम लागत में उत्पादन बढ़ाए, मतलब हमारे यहाँ पर इनोवेशन हो और हम लो कॉस्ट में हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारे प्रोडक्शन बढ़ा पाए, तब जाकर ही असली आत्मनिर्भर भारत होगा। इसी से हमारा प्रोडक्ट सस्ता होगा और वर्ल्ड सप्लाई चेन में उसकी डिमांड बढ़ेगी, और इसी से हमारा आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार होगा। क्योंकि आप सबने सुना होगा कि मतलब जिस एरिया में, मतलब जैसे चावल हो गए, तो हम जिस एरिया में जितने पानी में चावल उगाते हैं, चाइना वाले डबल तिगुना चावल कर लेंगे। जिस एरिया में हम जितना फसल का गेहूं का उगाते हैं, मान लो 2 टन हो गया, तो उस एरिया में तो वो 4-5 टन कर लेते हैं यूएसए वाले। तो ये जो हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है ना, हमें उसको एड्रेस करना पड़ेगा। अगला आर्टिकल हमारे राज्यसभा के उपसभापति ने लिखा है कि जो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है, या जो मतलब अभी जैसे जो फ्लैश फ्लड आई उत्तराखंड में, वो हो गया, तो इन सबसे लड़ने के लिए हमें क्या ज़रूरत है? मतलब राइटर ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे जो इंडिया के जो पुराने उपनिषद हो गए, या सब हो गए, या जो हमारे पुराने थिंकर हो गए, गांधी जी हो गए, इन सब ने ये जो अभी प्रेजेंट जो चैलेंज आ रहे हैं हमारे ऊपर, क्लाइमेट चेंज, इन सब से लड़ने का रास्ता ये लोग पहले ही बता चुके हैं। और वो क्या है? निजी स्तर पर आत्मसंयम। मतलब कि हमें हमारी ज़रूरतों को कम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा ज़रूरतें होंगी तो ये उपभोक्तावाद की निशानी है, और उपभोक्तावाद पर्यावरण के लिए घातक है। तो इस आर्टिकल में राइटर ने 3 बुकों का जिक्र किया है। पहली बुक है लक्ष्मी कुमार पंत की हिमालय का कब्रिस्तान, दूसरी है बिल गेट्स की हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर, एंड थर्ड इज अन्वेषी शेखर की है हरी भरी उम्मीद। तो 2 बुक के बारे में ज़्यादा नहीं है, इसमें हिमालय से रिलेटेड डेटा स्टडीज़ का है, और इसमें हरी भरी उम्मीद में जो वहाँ पे मूवमेंट चलते रहते हैं हिमालय को बचाने के लिए, उनसे रिलेटेड बात की गई है। तो जो बिल गेट्स की पुस्तक है उसको हम देख लेते हैं। उसमें उनका जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है 51 बिलियन टू जीरो। अब ये 51 बिलियन क्या है और ये जीरो क्या है? तो बिल गेट्स बोलते हैं कि दुनिया आज औसतन हर वर्ष लगभग 51 बिलियन टन ग्रीन हाउस गैस जोड़ रही है ना। तो इससे क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो हमें ज़रूरत क्या है? हमें जो ये 51 बिलियन टन जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है, जनरेट हो रही है, इसको जीरो करने की ज़रूरत है। अब इसको जीरो तो लाना मुश्किल है, कैसे ला पाएंगे? तो बिल गेट्स ने ये बोला है कि हमें अगर जैसे जैसे अगर हम आधुनिक लाइफ स्टाइल अपनाएंगे ना, तो संसार में ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी ही, मतलब कम होने का तो सवाल ही नहीं है। जिस तरह हम मॉडर्न लाइफ स्टाइल अपनाते जाएंगे, एसी लगाएंगे कमरों में, बढ़िया एसी वाली कार में जाएंगे, प्राइवेट व्हीकल यूज़ करेंगे, तो इन सब से क्या होगा?
ग्रीन हाउस गैस बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो ये यही बोलते हैं कि सभी सरकारों को और व्यवस्था को ये ध्यान देने की जरूरत है कि आम आदमी की जो जीवन शैली है वो कम से कम उपभोक्तावाद पर निर्भर हो, कम से कम कंज्यूमरिज्म हो। और उन्होंने एक बुक का जिक्र किया है उपभोक्तावाद पर, जो ये टेंट्रामेन की बुक है कि एम्पायर ऑफ थिंग्स हाउ वी बिकेम ए वर्ल्ड ऑफ कंज्यूमर। तो ये बोलते हैं कि किस तरह हम, ये जो दुनिया है कंज्यूमर्स की दुनिया बन गई। तो इसमें जो फ्रैंक है उन्होंने ये बोला है कि उपभोक्तावाद लोगों की बनावटी जरूरतें पैदा करता है। मतलब लोगों में जिस तरह से ये उपभोक्तावाद आ गया है, कंज्यूमरिज्म आ गया है, ये मतलब हमें लगेगा नहीं लेकिन हमें लगेगा जरूरत है। अब मान लो मेरा काम अगर नॉर्मल फ़ोन से चल रहा है तो फिर मुझे एप्पल की क्या ज़रूरत है, एप्पल के आईफोन की क्या ज़रूरत। मेरा काम अगर नॉर्मली छोटी मोटी कार से चल रहा है ना, तो फिर मुझे बड़ी कार लाने की क्या ज़रूरत। तो इस तरह से मतलब हमें लगता है कि नहीं यार ज़रूरत हो गई, हम अपने दिमाग में बिठा लेते हैं यार ये ज़रूरत हो गई लोगों का देख देख के, उपभोक्तावाद को देख, उपभोक्तावाद के कारण। अब इसमें ऐसा बोला गया है कि कई देशों में लोग इतनी चीज़ें खरीद लेते हैं कि आजीवन 1/3 या इससे अधिक इस्तेमाल किए बगैर संसार से विदा हो जाते हैं। मतलब कि लोग इतना खरीद रहे हैं ना कि अगर 100 चीज़ों में से अगर मैंने 100 चीज़ें खरीद के रख ली ना, तो मैं 33 चीज़ें तो अपने यूज़ ही नहीं कर पाऊंगा, उससे पहले तो मैं भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। तो ये क्या है, ये उपभोक्तावाद है कि हम हमारी जो नीड है, हमारी ज़रूरत है, उससे ज़्यादा इकट्ठा करते जा रहे हैं। अब इससे कई सारे नुकसान होते हैं। एक तो एनवायरमेंटल पर प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि चीज़ों को प्रोड्यूस करने में कई सारे रिसोर्सेज का दोहन होता है, कई सारे नेचुरल रिसोर्स लगते हैं। उसके अलावा क्या हो गया कि मार्केट में उस चीज़ का प्राइस बढ़ गया, तो गरीब लोगों को वो एक्सेस नहीं हो पाएगा वो वाला प्रोडक्ट, क्योंकि हमने ऐसे हमारे घर में लाके भर लिए, तो फिर वो आम जनता को कहाँ से मिलेगा। तो ये हमें उपभोक्तावाद से बचना चाहिए। तो और हमें क्या करना चाहिए, हमें मोर, ये तो सब हम जानते हैं कि रिन्यूएबल यूज़ करो, फॉसिल फ्यूल कम करो, है ना। अब यहाँ पे जो 51 बिलियन का आंकड़ा बिल गेट्स ने क्या दिया है कि फॉसिल फ्यूल कितने करते हैं, 27%। हम जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो कितना करते हैं, 31%। हम हमारे जो फूड उत्पादन करते हैं जिसमें फर्टिलाइजर हो गया, पंप चलाना हो गया, इसमें कितना करते हैं, 18%। ट्रेवल में 16%, और अपने आप को गर्म या कूल रखने के लिए जो हीटर एसी चलाते हैं उसमें 6%। तो हमें इन पांचों को एड्रेस करना पड़ेगा। फॉसिल फ्यूल को एड्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, रिन्यूएबल को ज़्यादा बढ़ाएं। मैन्युफैक्चरिंग की गुड्स में हम क्या कर सकते हैं, हम चक्राकार व्यवस्था, हमने डिस्कस भी किया था आर्टिकल, सर्कुलर इकोनॉमी हम यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट का अच्छे से अच्छा यूज़ करें, अगर प्रोडक्ट खराब भी हो जाता है उसी को हम दूसरे प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल बना लें। इस तरह से हमारे प्रोडक्ट की डिज़ाइन करनी पड़ेगी, मतलब वो खराब होने के बाद भी काम आ जाए। फूड में क्या कर सकते हैं हम नेचुरल फार्मिंग पे जा सकते हैं, जीरो बजट फार्मिंग यूज़ कर सकते हैं। हम हमारी परंपरागत कृषि जो है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसको बढ़ा सकते हैं। ट्रेवल में हम क्या कर सकते हैं, हम ट्रेवल में हम कर सकते हैं कि हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें, है ना। और जो पर्सनल व्हीकल है उनको अवॉइड करें, और खुद को कीप और बिल्डिंग वार्म और कूल। और ये एसी का इस्तेमाल से बचने के लिए क्या करें, हमारी जो बिल्डिंग है वो अच्छे से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उनमें प्रॉपर एयरिंग का सिस्टम हो, प्रॉपर खिड़कियाँ हो, इस तरह से लाइटिंग बढ़िया सिस्टम हो, जो बिल्डिंग कोड जो हमारा देता है उस तरह से हमें हमारी इन पांचों को एड्रेस करके हम 51 बिलियन से जीरो पर आ सकते हैं, और हम क्लाइमेट डिजास्टर जो आने वाला है उसको अवॉइड कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। अब राइटर बोलते हैं कि ये सब चीज़ें जो अभी बिल गेट्स ने भी बताई, ये सब चीज़ें हम हमारे जो उपनिषद है, भारत का जो जीवन दर्शन है, फिलोसॉफी है, हमारा जो अध्यात्म है, उसने हमें हजारों वर्षों पहले ही बता रखा है। क्या क्या बोला कि इंद्रिय संयम रखो, आत्मनियंत्रण रखो, भोग और भौतिक सुख से बचो। ये सब चीज़ें हमारे कल्चर का पार्ट है। तो गांधी जी ने भी जब ये बोला, गांधी जी से किसी ने पूछा कि अगर भारत को हम आज़ाद भी कर दें तो आप कौन सा डेवलपमेंट का मॉडल अपनाओगे, तो गांधी जी ने क्या बोला, भाई तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, ये जो वेस्टर्न मॉडल है ना ये तो बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, कि तुम इतने से लोग हो ब्रिटेन के, कितनी सी पॉपुलेशन है तुम्हारी, अब तुम्हें इस पॉपुलेशन को फीड करने के लिए इतने सारे कॉलोनियाँ बनानी पड़ रही है, इंडिया और इंडोनेशिया, बर्मा, ये सब कॉलोनियाँ तुम्हें बढ़ानी पड़ रही, तुम इतने से लोग हो उनके लिए। अब सोचो इंडिया इतना बड़ा है, अगर हम तुम्हारा जैसा डेवलपमेंट मॉडल फॉलो करेंगे तो हमें कितने उपनिवेश बनाने पड़ेंगे, हमें कितनी कॉलोनियाँ बनानी पड़ेगी। हमारे लिए तो ये सारी धरती कम पड़ जाएगी, हमें तो सौरमंडल के ग्रह जाना पड़ेगा।
हमें तो मंगल वंगल सब जगह जाना पड़ेगा, सबको उपनिवेश बनाना पड़ेगा, जब जाके तुम्हारी तरह का डेवलपमेंट ले आ पाएंगे हम। तो उन्होंने बोला कि भाई ये तुम्हारा डेवलपमेंट मॉडल है ना, वो तो हम नहीं अपनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल कंज्यूमरिज्म पे है, ये सस्टेनेबल नहीं है। तो गांधी जी ने तो ये बात पहले ही बता दी थी। अब राइटर यही बोलते हैं कि जो एनवायरमेंटल चेंज हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ये इससे सीखने की जरूरत है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मौसम बदलाव ने अच्छी अच्छी सभ्यताएं डुबो दी। मतलब ये माया सभ्यता, मिस्र, कंबोडिया, सिंधु घाटी, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से ही गई है। तो अभी हमको सुधर जाने की जरूरत है, और नहीं तो हम भी, हमारी सभ्यता भी एक अतीत बन जाएगी। तो हमें निजी स्तर पर आत्मसंयम जरूरी है, हमारी जरूरतें कम हो, गांधी जी की जीवन शैली अपनानी चाहिए, मतलब सादा जीवन उच्च विचार, और यही सारी दुनिया के लिए एकमात्र रास्ता है। चलते हैं आर्टिकल में। ये बोल बाय बोल कमेंट्री चल रही है हमारी हाई कोर्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है। तो ओटीटी पे जो केंद्र की गाइडलाइंस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई इसमें कोई दम नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक बात ये भी बोली कि नॉर्मली क्या होता है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन आपने पढ़ा होगा कि पार्लियामेंट क्या होती है, एक जो लॉ बनाते हैं उसका एक खाका बना लेती है, प्रारूप मेन, और एग्जीक्यूटिव को बोल देती है कि आप इसके रूल बना लो, है ना। अब उस रूल में आप पूरा कानून तो नहीं बना सकते ना अलग से। तो अभी क्या किया है, जैसे आईटी एक्ट था, अब उसमें से बना दिया कि हमने गाइडलाइंस बना दी सेंटर ने, वो गाइडलाइंस इतनी बढ़ा दी कि वो अपने आप में लॉ है। मतलब उसके लिए वाइडर डिस्कशन चाहिए, पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, लोगों से इनपुट लेने चाहिए। तो आप एक लॉ लेके आओ, गाइडलाइंस बनाने से काम नहीं चलेगा। तो अभी सरकार ने यही बोला है कि हम बैलेंस करेंगे, जब भी अब नया लॉ लाएंगे उसमें कि नो सेंसरशिप हो, और उसमें सेल्फ रेगुलेशन, और नो सेंसरशिप और सेल्फ रेगुलेशन के बीच हम बैलेंस बिठाएंगे। अब जो ये सोशल मीडिया पे जो गाइडलाइंस आई है, उसमें सोशल मीडिया कंपनियों को क्या लगता है कि उसमें क्या है, ग्रीवेंस रिड्रेसल की भी बात है। तो अब क्या है ना कि अब कई सारी फर्जी शिकायतें आने लग जाएगी हमारे पास, अगर हम जवाब नहीं देंगे तो हमें दंड किया जाएगा। मतलब ऑब्वियसली मैं कोई टीवी सीरीज देख रहा हूँ, मुझे लगेगा यार ये तो पसंद नहीं है भाई, ये तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, फिर मैं उसको कंप्लेंट करूंगा, फिर उसके बाद 15 दिन में उनको मेरे को जवाब देना पड़ेगा। तो इस तरह से कोई, मतलब काफ़ी सारी उनके पास कंप्लेन आ जाएगी। तो ये भी बोल रहे हैं कि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, और नहीं अगर वो सोल्व करेंगे तो उनको दंड दिया जा सकता है। तो इस तरह का कुछ कानून बांग्लादेश में भी पहले आया था, इसी से रिलेटेड बात है। तो अब क्या होगा, अब सोशल मीडिया कंपनियों और जो ऑनलाइन प्रकाशक है, उनको सरकार के कहने पर कंटेंट तेजी से हटाना पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी पोस्ट का स्रोत बताना पड़ेगा कि कौन सा सोर्स है, ओरिजिनेटर कौन है। तो इससे जो हमारे इंक्रिप्शन, एंड टू एंड यूजर इंक्रिप्शन होता है, वो प्रभावित हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगला आर्टिकल पीएलआई स्कीम से है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम। मतलब कि जिस तरह आप प्रोडक्शन बढ़ाते जाओगे, आपके इंसेंटिव बढ़ते जाएंगे। तो ये स्कीम क्यों लॉन्च की थी, ये आत्मनिर्भर भारत के टाइम पे लॉन्च की थी। किस लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे एपीआई हो गए, जो हम फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में हमें जो रॉ मटेरियल होता है उनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब एपीआई जो होते हैं, इन्हीं से सारी दवाएं बनती हैं। तो इसके लिए हम चाइना पे डिपेंडेंट है। हमारी मेडिकल डिवाइस है वो भी हम काफ़ी इंपोर्ट करते हैं, और इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग हो गया, ये भी हम इंपोर्ट करते हैं। तो इनमें हमारी डिपेंडेंसी बाहर बहुत ज़्यादा थी। तो हम चाहते हैं कि इंडिया एक ग्लोबल हब बने, और जो वर्ल्ड में जो कंपनियां जो अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस शिफ्ट कर रही है, वो इंडिया में आकर बनाएं, इंडिया में मोबाइल बने, इंडिया मोबाइल एक्सपोर्ट करे अच्छे से। तो इन सबको प्रमोट करने के लिए पीएलआई स्कीम लाए थे। उसमें क्या था कि आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में क्या था कि आपको प्रोडक्शन पे 4 से 6% सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरह कई सारे प्रोविजन थे। अब उस स्कीम को 8 और सेक्टर में बढ़ा दिया गया है। अब ये कितनी हो गई है 2 लाख करोड़ की स्कीम हो गई है अगले 5 साल के लिए। अब क्या होगा, टेलीकॉम और नेटवर्किंग प्रोडक्ट को भी गिनेंगे, मतलब इनमें भी प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा। क्यों, क्योंकि अब इंडिया में 5G रोल आउट होने वाला है। 5G रोल आउट होंगे तो हम चाहेंगे कि जो इक्विपमेंट होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है 5G का, वो इंडिया पे बने, ताकि चीनी जो उपकरण आते हैं उनसे जासूसी ना हो सके। हम चाहेंगे कि जो सोलर की पीवी मॉड्यूल्स होती हैं, ये भी हम काफ़ी चाइना से इंपोर्ट करते हैं, तो ये भी इंडिया में बन सके। तो जो ये सारे सेक्टर 8-10 सेक्टर जो आइडेंटिफाई किए हैं, ताकि हम इसमें सेल्फ डिपेंडेंट हो सकें, आत्मनिर्भर बन सकें। तो मोदी जी ने अभी क्या बोला है कि जो पीएलआई स्कीम है, इससे हम कितना एवरेज 5% इंसेंटिव दे रहे हैं, कितना 5% इंसेंटिव दे रहे हैं, और अगले 5 सालों में लगभग 500 अरब डॉलर का उत्पादन
तो ये PLI स्कीम में हो जाएगा। जो 8-10 सेक्टर में हमने PLI स्कीम दी है ना, इसी से लगभग $520 अरब का प्रोडक्शन हो जाएगा। तो यही PLI का यही पर्पज है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां भारत में अपना बेस बनाएं और साथ साथ जो हमारी छोटी कंपनियां हैं वो अपना विस्तार कर सके। और मोदी जी ने क्या बोला कि हमने ये बढ़िया काम किया कि जो 2023 है उसको हमने अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित करवा दिया है। तो 2023 कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष। और मोदी जी ने क्या बोला? मोदी जी ने ये बोला कि जो सरकार का दखल होता है हर बात में, अगर हम सरकार इंटरफियर करेगी तो वो समस्या सोल्व नहीं करता, वो समस्या बढ़ा देता है। तो इसलिए सेल्फ रेगुलेशन पर जोर दिया जा रहा है। तो जिस तरह से कई सारे जो लेबर लॉ हैं उनमें अब बोल दिया गया है कि आप इंस्पेक्टर राज नहीं आएगा, आप इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, आप सेल्फ ये फॉर्म भर दीजिए, अच्छा हाँ ये है, आप सेल्फ बता दीजिए। सेल्फ तो मतलब सेल्फ रेगुलेशन पे ज्यादा जोर बढ़ रहा है। अभी जैसे ये OTT पे गाइडलाइंस आई तो उसमें भी बोला कि आप सेल्फ रेगुलेट कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो मतलब कि सेल्फ रेगुलेशन पर ज्यादा फोकस दे रही है ताकि क्रिएटिविटी सोसाइटी में बनी रहे और कम से कम नहीं तो पुराना वाला इंस्पेक्टर राज वापस से आ जाएगा। और ये बोला मोदी जी ने कि जो देश का बजट होता है वो सिर्फ सरकारी प्रक्रिया बनकर नहीं रहना चाहिए बल्कि हर स्टेक होल्डर का इसमें योगदान होना चाहिए। तो मतलब कि जब हम देश की बजट मतलब कि देश की उन्नति की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वो सिर्फ एक गवर्नमेंट ड्रिवन प्रोसेस नहीं होना चाहिए कि सरकार ये सोचे इंडिया ऐसे डेवलप करे, नहीं। उसमें सब स्टेक होल्डर, मैं हो गया, सिटीजन हो गए, प्राइवेट कंपनियां क्या सोचती हैं, मीडिया क्या सोचता है, तो हम सबको मिलकर इंडिया को विजन देना पड़ेगा। चलते हैं अगले आर्टिकल में। अगला आर्टिकल हमारा क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। तो ओपेक वालों ने धोखा दे दिया है, ओपेक वाले मजे ले रहे हैं। जिस तरह कोरोना अब धीरे धीरे कम हो रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमीज खुल रही है, तो अब पेट्रोल के जो क्रूड ऑयल है उसकी डिमांड बढ़ गई है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ओपेक जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया, ऑयल प्रोडक्शन जो कंट्रीज हैं उन्होंने क्या किया कि हम क्रूड ऑयल उत्पादन कम करेंगे। इससे क्या होगा, डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, तो ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो इसी कारण अभी क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि हम हमारे इंडिया में, लेकिन अगर हमें क्रूड ऑयल तो मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, तो हम इससे किस तरह निपट सकते हैं, मतलब आदमी को किस तरह राहत मिल सकती है। तो हम क्या ऐसा प्रपोजल देते हैं कि भाई सरकार को टैक्स, जो एक्साइज ड्यूटी हो गई, वेट हो गया, ये कम लगाना चाहिए। पर क्या सरकारें कम करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि सरकारों की पहले ही रेवेन्यू घट चुका है और अभी सरकार ने अपना बजट भी बढ़ा दिया है कोरोना से लड़ने में, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा। और क्या कर सकते हैं भाई, हम ये कर सकते हैं कि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हैं जो अपना प्रॉफिट मार्जिन जो ज़्यादा रखती हैं, तब क्या होगा, जो क्रूड ऑयल होगा वो हमारी रिफाइनरी पे आएगा, फिर रिफाइनरी से जो पेट्रोल पंप है इन पे जाएगा। तो जो बीच में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होगी जो अपना मार्जिन रखती हैं लगभग 2 से 3%, ये उसको कम कर सकती हैं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी जो एक्साइज कम कर सकती है, हमारी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो वेट कम कर सकते हैं, या फिर हम पेट्रोल डीजल को GST में लाएं। तो अभी जो SBI है उसने एक स्टडी की है कि अगर पेट्रोल और डीजल को GST में लाएं तो पेट्रोल तो आएगा 75 रुपये और डीजल आएगा 68 रुपये में। अब अपन चाहते हैं कि पेट्रोल की प्राइस डिसाइड कैसे होती है। ये पुराना आर्टिकल है, इसमें अभी की प्राइस रेट अभी क्या चल रही है पेट्रोल की मुझे नहीं पता। हम देखते हैं कि नॉर्मली अभी की क्रूड ऑयल की भी नहीं पता, नॉर्मली हम बात कर रहे हैं। फरवरी का आर्टिकल है, 1 फरवरी का। क्रूड ऑयल आ रहा है भाई 30 रुपये पर लीटर। अब उसमें आने का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जुड़ गया इंडिया में, मान लो 0.37%। अब उसके ऊपर अब ये दोनों मिला के कितना हो गया, ये तो एक्स है ना, ये हो गया 29.71। अब ये आ गया यहाँ पे, अब इस पे रिफाइनरी पे आ गया। अब गवर्नमेंट क्या लेगी, एक्साइज ड्यूटी। अब सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी कितना ले रहा है, 33 रुपये लगभग। अब उसके बाद डीलर जो कमीशन हो गए, जैसे ये पेट्रोल जो हो गया कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम में BPCL, ये कितना कमीशन ले रहे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, 3.5 रुपये करीबन। फिर उसके बाद स्टेट आ गया, तो वो बेच रहे हैं, लिख लेंगे हम पेट्रोल को, तो कितना लग रहा है वेट, स्टेट वाले कितने ले रहे हैं, लगभग 20 रुपये। तो जो क्रूड ऑयल हमारा 30 रुपये में आ रहा था वो आम जनता को कितने में मिल रहा है, 87 रुपये में। तो मतलब हम लगभग उसके जो एक्चुअल प्राइस है उससे 3 से 4 गुना हम उसके कीमत चुका रहे हैं। अगर हम
जो अभी ये कितना लग रहा है, यहाँ पे एक्साइज तो लग ही गया, उसके बाद ये वेट लग रहा है। अगर हम वेट की जगह हम इसको जीएसटी में ले आए तो शायद हमें 7 से 10-12 रुपये कम देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि वेट देखिए आप, लग रहा है 20 रुपये, 30 रुपये की प्रोडक्ट है, उस पर 20 रुपये वेट लग जा रहा है, तो ये क्या हो गया, मतलब 60% टैक्स लग रहा है। और जीएसटी में मैक्सिमम कितना रखेंगे हम, 28%। तो हमारा यही आर्टिकल है कि अभी अगर पेट्रोल को जीएसटी में लाएंगे तो 28% लगेगा, और अभी कितना लग रहा है, 60%। तो ऑब्वियसली प्राइस कम होनी है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं करेगी क्योंकि इनके रेवेन्यू घट जाएंगे। क्योंकि जो कई सारे स्टेट होते हैं जिन्होंने एक्साइज ड्यूटी काफ़ी बढ़ा रखी है, जो सॉरी वेट काफ़ी बढ़ा रखा है, तो उनकी तो इनकम ही यही है। अभी जब जैसे मान लो लॉकडाउन खुला था कोरोना के बाद, तो सरकार ने क्या खोले, दारू के ठेके खोले, है ना, पेट्रोल की प्राइस वेट बढ़ा दिए। तो इस तरह अपने इनकम की जो शुरू के 2-3 तो सोर्स है ना मेन, वो तो यही थे। तो अगर हम एक वेट कम करने आते हैं या जीएसटी में लाएंगे तो क्या होगा, रेवेन्यू लॉस होगा स्टेट गवर्नमेंट को। जैसे सबसे ज़्यादा किसको होगा, जो सबसे ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान को भी काफ़ी नुकसान होगा। तो अभी यही है कि लगभग जो पेट्रोल की 60% प्राइस होता है वो टैक्स में होता है, 54% डीजल की प्राइस क्या होता है, टैक्स होता है, जो सेंट्रल और स्टेट के टैक्स लगते हैं। अब अगर हम जीएसटी में लेके आ जाते हैं पेट्रोल और डीजल को, तो इससे क्या होगा, इससे हमें कितना लॉस होगा, लगभग 0.4% ऑफ जीडीपी। तो मतलब सरकार को तो 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, हार्डली 0.4% ऑफ जीडीपी। तो जीडीपी अगर हमारी 5% से ग्रो कर रही है तो वो 4.8% से ग्रो करेगी सपोज, है ना। तो सरकार को तो सिर्फ 1 लाख करोड़ का घाटा होगा, लेकिन उससे हमारे जो आम आदमी उसको कितना बेनिफिट होगा, हमारी इकोनॉमी कितना स्पीड से रन करेगी। जिस तरह से लोग कम उपयोग कर रहे हैं तो वो इकोनॉमी काफ़ी अच्छी चलेगी। अब जो गहलोत सरकार से जब ऐसा बोला गया कि भाई सबसे ज़्यादा टैक्स हमारे यहाँ पे राजस्थान में ही है, आप कम क्यों नहीं करते, है ना, तो इस तरह की काफ़ी सारी अभी बात चल रही थी कि आप 35 रुपये हमारे यहाँ पे एक्साइज ले रहे हो, वेट ले रहे हो। तो अब फिर गहलोत सरकार ने बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो खुद सबसे ज़्यादा तो एक्साइज ड्यूटी ले रही है। अब उन्होंने, अभी एक्साइज ड्यूटी भी सिर्फ नहीं होती है, 2-3 टाइप में बटी होती है। एक बेसिक एक्साइज ड्यूटी होगी, उसके बाद एडिशनल एक्साइज ड्यूटी होगी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी होगी। अब ये जो बेसिक एक्साइज ड्यूटी होती है ये तो स्टेट को भी जाएगी। तो बेसिक वाला पार्ट कितना है, ये स्टेट में भी बढ़ती है। तो मतलब ये पहले जो जितनी ज़्यादा होगी तो स्टेट को भी डिवोल्यूशन जाएगा। अब सरकार की जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो बेसिक एक्साइज ड्यूटी को तो घटा रही है ताकि स्टेट को भी कम जाए। तो जो पहले जैसे पेट्रोल पे 9.5 रुपये लगते थे तो अब 3 रुपये आ गए, लेकिन वो क्या कर रही है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। तो ये सब चीज़ें स्टेट वालों को नहीं जाती। तो अपना तो मतलब खुद का सेंटर तो अपना रेवेन्यू देख रहा है, लेकिन स्टेट वालों का नहीं सोच रहा है। तो गहलोत सरकार ने यही बोला, इसलिए हमें हमारे वेट बढ़ाने पड़े हैं। अब इंडिया में पहले क्या होता था कि पेट्रोल और डीजल क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस होती थी। मतलब पहले गवर्नमेंट रेगुलेट करती थी कि आप इससे कम ज़्यादा, लेकिन अब गवर्नमेंट ने फ्री कर दिया, 2017 से फ्री कर दिया है ना, पेट्रोल वाला भी। पेट्रोल तो पहले हो गया था, डीजल वाला भी। मतलब अब डायनेमिक होती है कि मतलब आप कंपनियां अपने हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की जितना आपको कितना पड़ रहा है रिफाइनरी में, उस हिसाब से आप अपना देख लो कितना आपको प्रॉफिट रखना है, हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो इन्होंने, सरकार ने बोला कि अब अगर मार्केट में कम रेट चल रही है, ज़्यादा चल रही है, तो वो कस्टमर पे आप डाल दो, हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन क्या ये एक्चुअल पे हुआ, ग्राउंड लेवल पे? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट अभी भी अपने वेट और एक्साइज ड्यूटी से इसको रेगुलेट कर रही है इनडायरेक्टली। तो अब राजस्थान में 100 रुपये जब श्री गंगानगर में चला गया था पर लीटर, तो कैसे चला गया था वो देख लेते हैं कि राजस्थान में हाईएस्ट वेट लगता है कितना, 36%। उसके बाद 1500 रुपये पर किलोमीटर रोड सेक्स लगेगा। और सेम डीजल पे बात करें तो 26% वेट लगेगा और 1750 रुपये पर किलोमीटर रोड सेक्स लगेगा। तो ज़रूरत क्या है, अब हम टाइम आ गया है कि हम इसको जीएसटी में लाएं, लेकिन अभी ऐसा दिख नहीं रहा है क्योंकि सरकारों की इनकम ऑलरेडी कम है। तो आज के आर्टिकल में इतना ही। थैंक यू।